हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नैक जेफ एंड गेट क्वालिफाइड। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम क्या, हीट कैपेसिटी। मीन्स हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है, तो उस हीट की क्वांटिटी को ही हम सिस्टम की हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं सी से, सी इक्वल क्यू अपॉन डेल टी, या हम बोल सकते हैं सी इक्वल क्यू अपॉन डी टी। यानी कि जब टेम्परेचर में स्मॉल चेंज होगा तो उसे डिनोट करते हैं हम क्या, स्मॉल डी से। हीट कैपेसिटी जो है दो टाइप से हो सकती है, टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी। फर्स्ट क्या होगी, हीट capacity at constant volume, and we know that at constant volume में सिस्टम की जो हीट होती है वो होती है मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हीट का साइन था तो वहाँ पे क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन टी होल वी मीन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है क्या, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड वी नो दैट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर सिस्टम की जो हीट होती है वो मेजर होती है किससे, चेंज इन एंथैल्पी। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे क्यू का साइन था वहाँ पे क्या आ गया, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टी की होल पी मीन्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस सी पी माइनस सी वी इक्वल आर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जहाँ पे सी पी था वहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ सकती है, माइनस जहाँ सी वी था वहाँ पे सी वाली इक्वेशन आ सकती है इक्वल आर। तो यानी कि ये एग्जाम में इक्वेशन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो बस आप ये ध्यान रखना कि सी वी क्या होती है, डेल ई अपॉन डेल टी की होल वी, एंड सी पी क्या होती है, डेल एच अपॉन डेल टी की होल पी। तो इक्वेशन सी पी माइनस सी वी इक्वल आर, तो ये या फिर सी पी की प्लेस पे ये वाली इक्वेशन आ सकती है, माइनस जहाँ सी वी होगा वहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ सकती है। और ये इक्वेशन होती है क्या हमारी हीट कैपेसिटी। ये दो टाइप से हो सकते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारा क्या, कार्नोट साइकिल। दिस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी कि इसका यूज होता है क्या, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या होता है, ऑलवेज रिवर्जिबल प्रोसेस होते हैं। इसमें चार स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड होता है रिवर्जिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड होता है रिवर्जिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड लास्ट होता है रिवर्जिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। हम बात करते हैं क्या, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ये होता है ईटा इक्वल, यानी कि जो हीट ऑफ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन होते हैं उसे डिनोट करते हैं जैसे ईटा से। तो ये होता है ईटा इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू टू, या हम बोल सकते हैं क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन क्यू टू, या बोल सकते हैं इसको टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू, या इक्वल वन माइनस टी वन अपॉन टी टू। यानी कि एग्जाम में किसी भी टाइप से आपसे इक्वेशन पूछ सकता है। या बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल क्यू ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू। तो यानी कि इन चार इक्वेशन में कोई सी भी आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है, इक्वेशन देगा। बस हमें ये याद होना चाहिए कि ये इक्वेशन होती कौन कौन सी है। उसके बाद जो ईट ऑफ होता है, जो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन की होती है वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन वन होती है। उसके बाद ये पॉइंट है अगला यहाँ पे, केल्विन थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन द कार्नोट प्रिंसिपल। यानी कि जो केल्विन थर्मोडायनेमिक स्केल होता है और टेम्परेचर का, वो बेस किस पे होता है, कार्नोट प्रिंसिपल पे। बहुत सी बार ये होता है कि ये स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना, ये बेस पे होता है कार्नोट प्रिंसिपल पे। आगे बात करते हैं हम किस पे, अपने एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी होता है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल क्यू रिवर्जिबल अपॉन टी। एंट्रोपी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होता है। एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एक ये, and change in entropy of the isolated system is zero for an reversible process, and
change in entropy of the isolated system is greater than 0 for an irreversible process and entropy increase। यानी कि वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि चेंज इन एंट्रोपी जो होगी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, या तो पूछेगा कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगी या रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो सकती है। तो हमें ध्यान रखिए जब भी कभी रिवर्सिबल की बात होगी तो वो ऑलवेज कैसी आएगी, 0, लेकिन जब भी कभी वो बात होगी किसकी रिवर्सिबल प्रोसेस की तो उसमें क्या होगी वो ग्रेटर देन 0, तो वहाँ पे क्या होगा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज, यानी कि जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इंक्रीज होती है। और ये जो स्टेटमेंट था वो था स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो यानी कि अगर कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंट्रोपी से रिलेटेड और पूछता है वो किस लॉ पे बेस होते हैं, तो जब भी कभी एंट्रोपी की बात होती है तो वो बेस होती है किस पे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। आगे बात करते हैं हम एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। तो ये जो इक्वेशन होने वाली है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये एग्जाम में जाता है, एग्जाम में आ जाती है। लेकिन ये क्या है, टी यानी कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एज वेरिएबल, वो वेरिएबल्स। तो इसमें ये जो इक्वेशन होती है डेल्टा एस इक्वल 2.303 सी वी लॉग Q2 अपॉन T1 प्लस 2.303 आर लॉग V2 अपॉन V1। तो ये होती है क्या, एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एज वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया वॉल्यूम और यहाँ पे क्या हो गया टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे क्या है CV, क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉल्यूम। अगली क्या है हमारी, वो है एट प्रेशर एंड टेम्परेचर एज वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होगा डेल्टा एस इक्वल 2.303 CP लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 आर लॉग P1 अपॉन P2, क्योंकि इसमें क्या है प्रेशर यहाँ पे और टेम्परेचर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है जहाँ पे वॉल्यूम की बात करी तो यहाँ पे क्या आया था CV, और जहाँ पर हमने प्रेशर की बात की तो यहाँ पे क्या आया CP। लेकिन अब बात करते हैं कि ये एग्जाम में कैसे आती है। वो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, या तो पूछेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या बोल सकता है फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और हमें पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर जो डेल्टा टी होता है, चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन थी जिसमें हमने टी से रिलेटेड बात की थी, एक तो ये वाली इक्वेशन इसमें भी टी है और एक ये वाली इक्वेशन जिसमें इसमें भी टी है। तो हमें भी दिखाई देगा जब डेल्टा टी होगा 0 होगा, तो डेल्टा टी क्या होगा इक्वल 0 के। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या है कि जब हम पता कि जहाँ जहाँ पे टी वो T2 अपॉन T1 है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा टी क्या है इस टाइम 0। तो ये वाली क्या बचेगी इक्वेशन, अगर ये वाली इक्वेशन एग्जाम में आती है तो यानी कि ये वाला क्या होगा ऑप्शन सही होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे डेल्टा एस टी इक्वल 2.303 आर लॉग V2 अपॉन V1, या बोल सकते हैं कि जब इस इक्वेशन की बात होगी तो इसमें भी क्या है T2 अपॉन T1। और हम बता कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है डेल्टा टी इक्वल 0। तो जब ये वाला पोर्शन कैसे हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 2.303 आर लॉग P1 अपॉन P2, यानी कि क्या हो सकता है सेम डेल्टा एस टी इक्वल 2.303 आर लॉग P1 अपॉन P2। यानी कि अगर आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन दिखाई देती है, जब वो बात करता है किसकी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की, या बोल सकते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो उसमें अगर ये दोनों ऑप्शन होते हैं एग्जाम में तो ये दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट हैं। तो उनका आपको ध्यान रखना कि एट कांस्टेंट में क्या कंडीशन होती है, क्योंकि क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर T2 अपॉन T1 वाली जो पोर्शन होगा वो कैसे हो जाएगा 0, और उसके अलावा जो पोर्शन बचता है या तो ये या ये, वो आपको एग्जाम में दे सकता है इक्वेशन के फॉर्म में। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले उसके पॉइंट की केस की, एट कांस्टेंट वॉल्यूम या बोलते हैं या फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है जो डेल्टा वी होता है वो कैसा होगा 0 होगा। तो हमें देखना है कि अब इसमें कौन सी इक्वेशन में डेल्टा वी है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है V2 अपॉन V1। तो हम पता कि एट कांस्टेंट जब वॉल्यूम की बात होगी तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो कैसे हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये वाली वो बचेगी इक्वेशन 2.303 CV log T2 अपॉन T1। तो यानी कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ सेम डेल्टा, यहाँ पर क्या होगा V, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एस वी
2.303, तो यहाँ पे भी क्या होगा CV log T2/T1। तो अगर वो आपको एग्जाम में ये वाली इक्वेशन दिखाई देती है तो ये वाली क्या होगी एग्जाम में सही होगा, सही ऑप्शन है कि जब बात होगी किसकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी। आगे बात करते हैं किसकी सेम ऐसी जब बात किसकी होगी हमारे एट कांस्टेंट प्रेशर की, या बोल सकते हैं फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में होगा जो डेल्टा पी होगा वो कैसा होगा 0। तो हमें देखने इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसमें पी से रिलेटेड बात यानी कि प्रेशर से रिलेटेड बात चल रही है। तो हमें पता है कि P1/P2 क्या है इस वाली इक्वेशन में है, और हमें पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो कैसे हो जाएगा 0, और हमारे पास क्या बचेगा 2.303 CP log T1। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा डेल्टा SP इक्वल 2.303 CP log T1/T2। तो यानी कि जो ये इक्वेशन थी इससे रिलेटेड एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, ये जो दो इक्वेशन थी इन दोनों इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको बस ये अगर ये दो इक्वेशन याद हैं तो उसने अगर जिससे लेके पूछे एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो इस वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा 0। तो उस टाइम क्या ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन क्या एग्जाम में आ सकती है। अगर पूछता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वॉल्यूम वाला पोर्शन क्या है ये यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो एग्जाम में वो आपको ये इक्वेशन दे सकता है, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा सही होगी। अगर उसने बात की एट कांस्टेंट प्रेशर से रिलेटेड तो ये वाला जो पोर्शन होगा इक्वेशन का इसका ये क्या हो जाएगा 0, और ये जो पोर्शन बचेगा वो आपको एग्जाम में ये इक्वेशन दे सकता है। तो ध्यान रखें अगर ये दोनों इक्वेशन आपको आती हैं तो इस एग्ज़ाम में रिलेटेड वो जो भी इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप इजीली करके आ सकते हैं। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले इक्वेशन की, तो वो है टॉटन्स रूल। 4 7 लिक्विड ही होता है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इक्वल डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो पोर्शन होता है डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट होता है 21 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या बोल सकते हैं 88 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के इक्वल। तो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है क्योंकि इस पे क्या है न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो आपको ये वाली वैल्यू देगा, वो इनमें से कोई सी एक वैल्यू पूछ लेगा। अगर आपको लेकिन साथ साथ में वो क्या होगा वो आपको एग्जाम में इन दो जो ये वैल्यू दी है इनसे भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉटन्स रूल जो होता है फॉर डेल्टा एच वेपोराइजेशन के लिए वो क्या होता है। तो अगर आपको ये दो वैल्यू याद हैं तो आप एग्जाम में उसको ईजिली करके आ सकते हैं। एक तो क्या है 21 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या 88 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, कि अगर आपसे पूछता है कि हीट ऑफ कंबशन का जो साइन होता है वो कैसा होगा तो ये ध्यान रखिए ये ऑलवेज कैसा होता है नेगेटिव होता है। या वो अगला पॉइंट है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0 बट ऑफ डायमंड इज नॉट 0, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो ग्रेफाइट के लिए क्या होता है 0 होता है, बट डायमंड के लिए क्या होगा वो 0 नहीं होता। आगे है हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आर डिटरमाइंड इन बम कैलोरीमीटर। अगला है जेवोट लॉ इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्या है किरचॉफ इक्वेशन इज वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है मेयर रिलेशन इज ए एक्सप्रेशन फॉर CP माइनस CV। एंड नेक्स्ट क्या है कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्टरी बाय मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है यानी कि ऐसा पॉइंट है जो पिछले साल के जो भी एग्जाम हुए होंगे चाहे वो PGT का हुआ वो या वो GIC का हुआ हो या वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उन तीनों ही एग्जाम में ये वाली स्टेटमेंट आई थी। तो इसलिए ध्यान रखना ये हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में चाहे वो नेट का हो या अदर भी कोई केमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्टरी बाय मॉलिक्यूल। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की, वो है हमारा क्या गिब्स एनर्जी, या सब बोल सकते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी। ये क्या होते हैं इट इज ए स्टेट फंक्शन एंड इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
या बोल सकते हैं ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस चेंज द गिब्स एनर्जी डिक्रीज, यानी कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि हमें पता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो उन केस में क्या होता है कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज माइनस होगी। तो इस माइनस साइन से ये होगा कि वो प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, या हम हो सकते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होगा, इरिवर्सिबल होगा। आगे बात करते हैं हम, चेंज इन गिब्स एनर्जी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस। तो इसकी इक्वेशन होती है माइनस डेल्टा जी इक्वल माइनस डब्ल्यू यूजफुल। तो अगर ये आपको एग्जाम में इस टाइप की इक्वेशन दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन और इधर भी क्या है माइनस साइन, क्योंकि जब भी कभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो उसके लिए क्या होता है, डेल्टा जी का साइन कैसा होगा, ऑलवेज माइनस होता है। ये इक्वेशन एग्जाम में ऐसे भी आ सकती है, जो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इस इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम अब नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं हम किससे रिलेटेड, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यानी कि ये इक्वेशन ऐसी है कि हमें पता है कि इसमें जो डेल्टा जी का मान होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होगा, तो इसका माइनस क्या वैल्यू कैसी होती है, माइनस में साइन होगा इसका। और उससे ये होगा कि अगर जब भी कभी इसका साइन माइनस में होगा तो वो प्रोसेस कैसे होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, या बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होगा, रिवर्सिबल होगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें इसकी वैल्यू कैसे होगी, माइनस फॉलो होती है। तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है कि जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके अंदर डेल्टा एच का मान कैसा होता है, वैल्यू कैसे होती है, ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो जब भी कभी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये जो साइन है डेल्टा एच का, ये डेल्टा एच क्या करेगा, इस डेल्टा जी की वैल्यू को माइनस के लिए प्रोड्यूस करेगा। और जब वो माइनस के लिए प्रोड्यूस करेगा तो यानी कि वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की बात, देखिए टी डेल्टा एस, तो इससे पहले यहाँ पर साइन लगा हुआ किसका, माइनस का। अब हम मान रहे हैं कि इफ यदि टी डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी टी डेल्टा एस की, तो इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस का साइन। तो हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो उस केस में क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाला जो पोर्शन होगा वो, ये वाला पोर्शन भी क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू को माइनस की ओर प्रोड्यूस करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो डेल्टा जी ऑलवेज क्या होगी, माइनस साइन आएगा, यानी कि जब भी कभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, या हम बोल सकते हैं कि टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, या बोल सकते हैं कि उसमें क्या होगी, एंट्रोपी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो वो प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि उसमें डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, ऑलवेज माइनस होगी। तो इसी वजह से वो प्रोसेस होगा ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, या हम बोल सकते हैं कि आप कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। बट अगर हम बोलें कि अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसे होगी, माइनस होगी, या बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या एंट्रोपी डिक्रीज होगी। जब इसकी वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक माइनस का साइन, तो माइनस माइनस कैसा होगा, प्लस। तो उस केस में ये जो पोर्शन होगा, ये डेल्टा जी की वैल्यू को प्लस की ओर प्रोड्यूस करेगा, और जब वो प्लस की ओर प्रोड्यूस होगी तो वो प्रोसेस कैसे होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंडीशन वो बनाने जिसके लिए क्या हो कि ये प्रोसेस कैसा हो, स्पॉन्टेनियस, और इसकी वैल्यू कैसी हो, माइनस में आए। तो उस केस में क्या होगा, देन फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, तो उसके लिए क्या करना हमें कि जो टी होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होना चाहिए, शुड बी लो। तो ये ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स कि जब भी कभी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो हमें पता कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा उसमें क्या डेल्टा एच क्या होगा, माइनस। अगर उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो वो ऑलवेज प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। बट अगर उसमें एंट्रोपी क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में क्या है कि उसमें हमें ये ध्यान रखना है उसमें जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। जब टेम्परेचर लो होगा तो वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस को फॉलो करेगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और उसमें एंट्रोपी कैसी होगी, डिक्रीज होगी, तो हमें टेम्परेचर भी कैसे लेना है, डिक्रीज ही लेना है। अब बात करते हैं किसके हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए इसकी डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें पता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें जो डेल्टा एच होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव।
तो अब ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो डेल्टा एच है यहाँ पे ये इसका काम होगा, ये डेल्टा जी की वैल्यू को प्लस की ओर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए प्रोड्यूस करने का। लेकिन हमें कैसे बनाना है, इसे माइनस जी, जिससे क्या हो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। तो पहले हम देखते हैं इफ यदि टी डेल्टा एच वो सॉरी टी डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि जब इसमें एंट्रोपी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो उस केस में क्या है कि ये भी यहाँ पे क्या है माइनस, और यह इधर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस ये दोनों ऐसे फंक्शन की जो इस डेल्टा जी को प्लस की ओर प्रोड्यूस करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और हमें पता है कि जब भी ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब इसकी वैल्यू कैसे होगी, लेस देन जीरो। बस यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंट्रोपी कैसी हो रही है, डिक्रीज। तो इसी वजह से ये भी प्लस में आ जाएगा, और ये जो फंक्शन होगा ये भी कैसे हो जाएगा, प्लस में। तो दोनों ही ये फंक्शन क्या करेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू को प्लस की ओर प्रोड्यूस करेंगे। इसी वजह से इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ग्रेटर देन जीरो। और ये रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट हम देखते हैं इफ टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, यानी कि अगर इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो, देन फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, यानी कि डेल्टा जी कब नेगेटिव, अगर इसमें हम टेम्परेचर शुड बी हाई। तो हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि क्या होगा कि जब भी कभी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और उसमें क्या है एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो हमें जो टेम्परेचर है उसे भी कैसे लेना है, हाई लेना। तो उस प्रोसेस में क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ना कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान रखना है, दो प्रोसेस थे हमारे पास, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक में एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो वो जो प्रोसेस होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर वहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो हमें टेम्परेचर भी कैसे लेना है, लो लेना है। लेकिन अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और उसमें क्या है एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो उसमें हमें जो टेम्परेचर है वो भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अब बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टेबल है कि जिसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। इसमें क्या है, साइन ऑफ डेल्टा एच, साइन ऑफ डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा और डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू की होगी ऑलवेज माइनस में होगी। और हम पता कि जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में होगी तो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस एट और टेम्परेचर की किसी भी टेम्परेचर पे ये वैल्यू कैसी होगी, ऑलवेज माइनस में, और प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। आगे बात करेंगे कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू, यानी जब एंट्रोपी कैसे होगी, डिक्रीज होगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। और हमें पता कि जब भी कभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो वो प्रोसेस कैसे होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। क्योंकि उस केस में क्या है कि डेल्टा एच की वैल्यू भी इसको यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या करेगी, डेल्टा जी की वैल्यू को प्लस की ओर प्रोड्यूस करेगी। और ये जो वैल्यू होगी टी डेल्टा एस की, क्योंकि ये वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों फंक्शन क्या करते हैं उस टाइम, डेल्टा जी की वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। आगे देखते हैं हम, जब डेल्टा एच की वैल्यू की होगी पॉजिटिव होगी और डेल्टा एस की वैल्यू की होगी पॉजिटिव होगी, तो उस केस में दो होते हैं केस। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं कि पॉजिटिव, अगर हमने टेम्परेचर किया क्या डिक्रीज, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, और उस टाइम कैसे होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ये हमें क्या, हमने बात की थी अगर एंडोथर्मिक है और एंट्रोपिक है इंक्रीज होती है, तो हमें टेम्परेचर भी कैसे लेना है, हाई लेना। और जब टेम्परेचर हाई लेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, और वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। आगे बात करते हैं कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो यहाँ भी क्या है, दो कंडीशन। एक तो है कि अगर हमने जैसे पहले बात की थी कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और उसमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो अगर हमें डेल्टा एच की वैल्यू को, डेल्टा जी की वैल्यू को माइनस में बनाना, तो हमें क्या लेना है, टेम्परेचर लो लेना, और उस पर क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कि अगर उसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है और हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड वी नो दैट जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो इस टेबल की हेल्प से भी हम इसको
समझ सकते हैं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाते हैं और हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि हाँ भाई टाइम कम है, हम इन क्वेश्चन को नहीं करते, अलग क्वेश्चन को ईजी से कर लेते हैं। लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, अगर हमें ये टेबल अच्छे से आती है।